Assalamu alaikum. My name is Abdul Momin and I'm a registered dietitian nutritionist and a public health professional. आज की जनाब हमारी जो टर्मिनोलॉजी जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिस पे हम डिस्कस करेंगे, जिसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, वो है इंक्यूबेशन पीरियड। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में और न्यूज़ चैनल्स पे मैं देख रहा था कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ हो रही हैं जिनके बारे में शायद बहुत ज़्यादा लोग पहले से अवेयर नहीं हैं। क्योंकि हेल्थ सबका एक इशू है, हमें से हर कोई हेल्दी होना चाहता है, हमें से हर कोई हेल्दी रहना चाहता है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बट ऑल्सो एज कॉमन पीपल हमें इन टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग हो, हम इन चीज़ों को समझ सकें सो दैट हम इनको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें। अच्छा जी, इंक्यूबेशन पीरियड की तरफ हम आते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम फ्रॉम द रिसीट ऑफ इन्फेक्शन टू द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल इलनेस। यानी अगर बहुत सादा अल्फाज में मैं उर्दू में समझाना चाहूँ तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जिस वक्त आपको एक इन्फेक्शन हुआ उस वक्त से लेके जिस वक्त आपको वो बीमारी होगी या उस बीमारी की अलामात ज़ाहिर होना शुरू होंगी, उस टाइम को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली ये है कि जनाब आप उस पूरे इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर, चाहे वो कुछ दिनों का हो, चाहे वो कुछ हफ्तों का हो, उसके अंदर आप बिल्कुल सेहतमंद होंगे, बिल्कुल हेल्दी होंगे, आपको कोई अलामात, कोई साइन सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं हो रहे होंगे। और इसका ये भी मतलब है कि ज़ाहिर है आप उस डिज़ीज़ के लिए कोई ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंक्यूबेशन पीरियड क्यों होता है और हमें डिजीज़ फ़ौरन क्यों नहीं होती। सो 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये इंक्यूबेशन पीरियड एग्जिस्ट करता है, या डिज़ीज़ हमें फ़ौरन, जब इन्फेक्शन हुआ उसके फ़ौरन बाद डिज़ीज़ हर केस में क्यों नहीं होती। वो 3-4 फैक्टर्स कौन से हैं? पहला जो फैक्टर है वो है टाइम। सो समटाइम्स जो हमें इन्फेक्शियस एजेंट जो हमें होता है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है या और कोई चीज़ है, उसको हमारी बॉडी में रेप्लिकेट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ सर्टन टाइम चाहिए होता है। सो जो वो टाइम, जब उसका वो टाइम कंप्लीट होता है तो वहाँ उसके बाद हमें उस पर्टिकुलर डिजीज़ की साइंस और सिम्टम्स होना शुरू होते हैं। नंबर 2, साइट ऑफ इन्फेक्शन। यानी क्या हमें उस इन्फेक्शियस एजेंट ने बॉडी में बहुत डीपर टिश्यूज़ में जाके इन्फेक्ट किया है या सुपरफिशियली स्किन की ऊपर की जो लेयर्स हैं वहाँ पे जाके इन्फेक्ट किया है, इस पे भी डिपेंड करता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। थर्ड हमारा है डोज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, यानी हमें कितनी अमाउंट में वो बैक्टीरिया या वायरस या जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है इसके अलावा वो हमें मिला है। अगर तो वो डोज पूरी हमें मिल गई है तो शायद हमें वो इन्फेक्शियस एजेंट फ़ौरन से हमें इफेक्ट करना शुरू कर दे और फ़ौरन से हमें उसके साइंस और सिम्टम्स डिजीज़ के स्टार्ट हो जाएं। अगर वो डोज कम है तो कुछ अरसे बाद वो हमें साइंस और सिम्टम्स स्टार्ट होंगे। और नंबर 4 जो फैक्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फेवरेबल कंडीशंस। जैसे हमें ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, इसी तरह किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को, किसी बैक्टीरिया को, किसी वायरस को ग्रो करने के लिए सर्टेन फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं बॉडी में। जैसे कि उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि उनको एक सर्टेन पीएच समटाइम्स चाहिए होती है, समटाइम्स उनको मॉइस्चर कॉन्टेंट चाहिए होता है। सो जब तक वो फेवरेबल कंडीशन उनको बॉडी में नहीं मिलेंगी, वो इन्फेक्शियस एजेंट रहेगा तो वहीं पर, लेकिन वो हमें डिजीज़ कॉज नहीं करेगा या हमें उस डिजीज़ के साइंस और सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट नहीं होंगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसको कैलकुलेट करना ईजी नहीं होता, स्पेसिफिकली उन केसेस में जहाँ पे एक डिजीज़ न्यू हो। फॉर एग्जांपल, जो हम नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 की बात कर रहे हैं, इन केसेस के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड को कैलकुलेट करना इजी नहीं है, सिंपली बिकॉज ये डिजीज़ एक नई डिजीज़ है, एक न्यू डिजीज़ है जो कुछ 3 महीने पहले से इसके केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए। डिफरेंट डिजीज़ के इंक्यूबेशन पीरियड्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चिकन पॉक्स की बात करें तो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 to 14 डेज रिपोर्ट किया WHO ने। अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करें तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 28 to 30 डेज है। अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें तो 60 to 90 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है। और अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेंडेमिक इस वक्त दुनिया में है, कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस, उसकी हम बात करें तो जो WHO का रिपोर्टेड इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 10 डेज है, और जो CDC सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 14 डेज है। सो इसका इन सिंपल वर्ड्स इसका ये मतलब भी है कि अगर आज मैं एक्सपोज हुआ हूँ नोवल कोरोना वायरस से, सो माइट भी अगले 14 दिन तक मुझे कोई साइंस और सिम्टम्स अपीयर ना हो, मैं बिल्कुल अपने आप को हेल्दी कंसिडर करूँ, हेल्दी फील करूँ,
लेकिन स्टिल आई एम कैरिंग द वायरस विद मी, और वो वायरस ना सिर्फ मैं खुद कैरी कर रहा हूँ बल्कि दूसरे लोगों को भी ट्रांसमिट डेफिनेटली मैं उस इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर कर सकता हूँ। सो ऐसी कंडीशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करें। जैसे बार बार टेलीविज़न पे भी, मीडिया पे, हर जगह सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बात हो रही है सेल्फ क्वारंटीन की। सो प्लीज़ 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 अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करें, सो दैट यू नेवर नो कि ये आपका इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है। माइट भी आपको कल या परसों या 6 दिन पहले या 10 दिन पहले आप इस नोवेल कोरोना वायरस से एक्सपोज हुए थे, लेकिन क्योंकि ये अभी आपका इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है तो आपको अभी तक इसके बारे में नहीं पता। और ना सिर्फ ये आप खुद के लिए आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है, बल्कि आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी, आप उनको भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो प्लीज़ सेल्फ क्वारंटीन योर सेल्व्स एंड स्टे हेल्दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज़ ऐसी जितनी भी वीडियोस हैं जिनके अंदर छोटे छोटे मैं कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट कॉमन लोग इसको समझ सकें, प्लीज़ उनको शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।